नमस्कार, मैं सरासरी बोझो महाराष्ट्र में के साथ में। और आज हम जो है एक स्पेशल एज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एमआईएम के मुमरा कार्यालय पर ली गई है। सेफ पठान जी हमारे साथ में कुछ चर्चा 2024 के इलेक्शन को लेकर के हम सेफ पठान जी से करने वाले हैं और उसके साथ में बहुत सारी बातें। सेफ पठान जी, बोझो महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल यह रहेगा कि जिस तरीके से मुमरा शहर के अंदर एमआईएम के कार्यकर्ताओं में भगदड़ सी मची हुई है, तो कोई एबी फॉर्म लेकर के जा रहा है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, ये क्या मामला है? क्या जिम्मेदारियां लोगों के पास नहीं है क्या? रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आपने कहा कि लोकसभा का चुनाव है और उसके ऊपर आप चर्चा करोगे, तो बेशक लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है, तो हर पार्टी में यहाँ उथल पुथल मची हुई है। कोई कार्यकर्ता यहाँ जा रहे, कोई कार्यकर्ता दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे, वहां से यहाँ आ रहे, इस तरीके का मामला चलता है और हर इलेक्शन में चलता है। तो बस ऐसे ही कुछ मामला अच्छा है, तो उस पर इतना यानी कोई खासा यानी पार्टी को भी यानी ध्यान हम लोग दे नहीं रहे। जो कार्यकर्ता आपको पता है कि जाना चाहता है, उसको तो आप रोक नहीं सकते, वो अपना मन पहले ही बना चुका है। लेकिन जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या असल मुद्दा है? नहीं, मेरी बात पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। देखो, उनको हम रोक सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एमआईएम से कोई गया नहीं है। हमारी पार्टी से हमने 2 जन को हड़ताल पट्टी की है। हमने 2 जन को हटाया कि उन्होंने पार्टी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाकर के फॉर्म फिल कर दिया था। लोकसभा की उम्मीदवारी यहाँ पर एज आजाद उम्मीदवार उन्होंने फाइल कर दी थी, तो हमने उनको हटाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैडर आज भी वहां के वहीं मौजूद है और हमको बिल्कुल भी फिक्र नहीं इस मामले में कि यानी कोई भागेगा। हमको पूरा भरोसा कि जो हमारा कैडर है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, उनकी सोच के साथ जुड़ा हुआ है और वो एंड तक जुड़ा रहेगा। शेर पटेल जी, जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन इंडिया और इंडिया के बीच में संविधान बचाने की लड़ाई बड़े जोरों पर चल रही, लेकिन एमआईएम तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, न बचाने के पक्ष में दिखाई दे रही, न तोड़ने वालों के साथ दिखाई दे रही। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पर भी आप थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है गलत। आप देखते हो कि ये आज इलेक्शन की बात नहीं हो, आपने देखा होगा पिछले 10 सालों से जब से ये इख्तियार में आया है, सबसे ज्यादा इनके अगेंस्ट रहने वाली जो भी पार्टी रही है वो एमआईएम रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ तक के सांसद में इनके सामने वो बिलों को फाड़ा है कि हम ये बिलों को नहीं मानेंगे जो आप हम पे जबरदस्ती थोपोगे। तो हमने हमेशा अपोज किया और आज भी हमारे लोग जितने अपील, मैंने खुद यानी जब भी प्रेस से मेरी बात हुई है, मैंने ये अपील की है कि सिर्फ यहाँ हमारी कल्याण लोकसभा नहीं, पूरे 543 सीटों पे जहां पर भी आपको लगता है कि कोई अगर बीजेपी को हरा सकता है तो उसके लिए वोट करे। जो ये एनडीए या एनडीए या जो एनडीए के जितने भी मिली जुली पार्टियां हैं उनके साथ एनडीए में इस वक्त, उनको हराने वाले उनके कैंडिडेट को हराने वाला जो भी कैंडिडेट सामने मजबूत होगा उसे वोट करिए। क्या लगता है कि मुमरा शहर और लोकसभा कल्याण के अंदर जो है, जो जिस तरीके से श्रीकांत शिंदे जी यहाँ पर खड़े हुए, पिछले 10 साल से वो सांसद है, और वैशाली दरेकर जी को जो है यहाँ से इंडिया अलायंस का कैंडिडेट घोषित किया गया है, तो क्या लगता है कि आप किसको मानते हैं, कौन किसको हरा सकता है और आप किसको सपोर्ट देंगे? देखिए, पहले तो ना मैं यहाँ जो श्रीकांत शिंदे है जो इसके ऑलरेडी यहाँ के एमपी है और वो एनडीए के कैंडिडेट है, मैं ना उनके फेवर में हूँ ना मैं ये इंडियन अलायंस के फेवर में हूँ। हम लोगों ने यहाँ जैसे कि पूरी हर तरफ 543 सीट पे बात चली है कि बीजेपी को हराने के लिए वोट करना है। हमारे उलमा इकराम ने जिस तरीके से एक तहरीक चलाई है कि इस बार हमको घरों से निकल करके वोट करना है और बीजेपी को हराने के लिए वोट करना है, हम वो तहरीक का हिस्सा बने। जब तक हमको पार्टी ऑफिशियल कुछ आ ही नहीं रहा है तो हम तो वो तहरीक के साथ जुड़े, हम हमारे उलमाओं के साथ जुड़े और हमारे पार्टी ऑफिशियल को भी हम वही बात मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हम वही काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को भी वहां से ये मैसेज आ रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट काम करना, तो हम दोनों के भी फेवर में नहीं है। हम आवाम से यही अपील कर रहे हैं कि इस बार संविधान बचाने के लिए वोट करिए, इस बार डेमोक्रेसी बचाने के लिए वोट करिए, इस बार यानी जो डिक्टेटरशिप का एक माहौल बना क्रिएट किया गया है देश भर का, उसको रोकने के लिए वोट करिए। किस तरीके से आपकी शहरियत में वो दखल करने की कोशिश की जा रही है उसे रोकने के लिए वोट करिए। किस तरीके से सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे बिल आपकी शनाख्त पे जो सवाल उठाते हैं उसे पास कराने की कोशिश की जा रही है, उसे रोकने के लिए बिल वोट करिए। हम यही अपील के साथ है और हम यही कह रहे हैं कि जो भी आपको लगता है कि एनडीए के कैंडिडेट को हराने के लिए, चाहे फिर वो इंडियन अलायंस का कैंडिडेट हो, चाहे वो फिर वंचित का कैंडिडेट हो, चाहे वो एमआईएम का कैंडिडेट हो या मुख्तलिफ कोई भी दूसरी पार्टी का कैंडिडेट हो, आप उसे वोट करिए। आप नोटा ना मारिए, अपने वोट को जाया ना करिए, घरों पे बैठ के वोट के टाइम पे लापरवाही से वोट छोड़िए नहीं। हम ये अपील कर रहे हैं। शेर पटेल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर एक ही लोकसभा की सीट है औरंगाबाद, जो एमआईएम ने डिक्लेयर की थी और वहीं पे कैंडिडेट को खड़ा किया इम्तियाज जलील साहब को, लेकिन मुंबई शहर की बहुत सारी सीटों के ऊपर जो है पार्टी के एबी फॉर्म्स आए, वो फॉर्म भरे भी गए, कैंडिडेट खड़े भी हुए और एमआईएम में विवाद भी हो गया। तो क्या लगता है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है जो एबी फॉर्म लाने वाला है कि असदुद्दीन ओवैसी जी की अनुमति से आया है, लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि मेरी अनुमति इसमें नहीं है, इसमें बड़े लोगों ने कुछ ना कुछ धोखा कर लिया।
क्या मानते हो कि इस तरीके का जो घपलेबाजी हो रही है उसको लेकर के आप क्या कहोगे? देखिए, ये पार्टी का स्टेटमेंट है, मैं इसमें तो नहीं बोल सकता। मैं एक हल्के का यानी इनका सदर हूँ। खैर, जो भी हुआ है तो उसकी जाहिर सी बात है भी इलेक्शन में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मशरूफ है, तो बेशक जब वो वहां से फारिग होंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर यानी कोई ना कोई एक्शन लेंगे। और अगर ये पार्टी की तरफ से आए तो मुझे नहीं लगता कि किसी नाराज होना चाहिए। अगर पार्टी ने कोई फैसला किया तो पार्टी ने सोच करके वहां पर वोटों की स्टडी कर करके हमारा कैंडिडेट उतारा होगा या कुछ ऐसा उसका मामला रहेगा, तो मैं उस पर भी कोई टिप्पणी अभी फिलहाल करना नहीं चाहता। मेरी जब तक वरिष्ठों से बात नहीं हो तो जाहिर प्रेस में आकर के कुछ भी बोलना जरूरी नहीं है, तो वो हिसाब से यानी खैर देखिए कि आपने जैसा कहा औरंगाबाद में आपने देखा होगा कि यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटों पे इंडियन अलायंस ने वो अपने कैंडिडेट उतारे, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है उसमें। तो ऐसी क्या बात है? क्या मुसलमान सिर्फ वोट करने के लिए यानी रह गया है? मुसलमान को आप सिर्फ वोट लेने के लिए रखोगे? आप मुसलमान को क्या कैंडिडेट नहीं बना सकते? क्या एक भी यानी पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो यानी एमपी बन सकता था, मुसलमान नहीं था? क्या हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं था? तो क्यों इंडियन अलायंस ने हमको नहीं दिया? ये भी बात सोचने की है। अगर उसके बदले में अगर एमआईएम ने कि 4-5 जगह पर अगर वो कैंडिडेट उतारा है तो 48 सीटों पे तो नहीं उतारा है। तो ये सवाल करना कि उसको हराने के लिए उतारा, उनको जिताने के लिए, ये भी जायज नहीं है। इस तरीके की अफवाह उड़ाना भी जायज नहीं है। हमने तो आपने देखा होगा कि पूरे पूरे महाराष्ट्र में एक ही एमपी कैंडिडेट था, ये पिछली बार एक ही एमपी था, मुसलमान होता इम्तियाज जलील साहब, और उसने किस तरीके से पूरे 5 साल औरंगाबाद के लिए आवाज उठाई या मजलूमों के लिए, पूरे महाराष्ट्र के मजलूमों के लिए आवाज उठाई। आज उसके सामने भी हर पार्टी ने कैंडिडेट दे दिया, ये इंडियन अलायंस ने भी कैंडिडेट दे दिया। तो क्या ये करेंगे तो वो गलत नहीं है? और एमआईएम ने अगर कहीं पे किसी कैंडिडेट को उतार दिया तो बोले वो वोट कटवा होगी। क्या आप नहीं देख रहे हुए एक ही कैंडिडेट मुसलमान एमपी कैंडिडेट है जो जीत सकता है, और उसके सामने भी वोट कटिंग के लिए इन लोगों ने कितने कैंडिडेट उतारा है? तो इन पे इल्जाम क्यों नहीं लगता? हर बार इल्जाम के कटघरे में एमआईएम को क्यों खड़ा किया जाता है? आप इस पे भी गौर फिक्र करिए। हमारी कौम को, हमारी मिल्लत को इस पे भी यानी फिक्र करनी पड़ेगी कि यानी हमारे पे इल्जाम और सामने वो कितना भी कुछ करे उन पे इल्जाम नहीं। शेख पठान जी, मेरा एक आखिरी सवाल से ये रहेगा कि इंडिया अलायंस के अंदर कम से कम 24 से 25 जो है पार्टियां सम्मिलित है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं एमआईएम जो मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है उसको क्या इनवाइट नहीं किया गया, या असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इंडिया अलायंस में जा नहीं सकते थे, या संविधान बचाने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी? देखिए, इंडियन अलायंस की जब से यानी मीटिंग और चर्चा शुरू हुई, जब से कई बार हमारे ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट आ चुके, हमारे वरिष्ठों के स्टेटमेंट आ चुके, अगर इंडियन अलायंस हमको बुलाएगा तो हम उसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं ये बुलाना ही नहीं चाहते। जिस तरीके से महाराष्ट्र की 48 सीटों में इनको कोई एक मुसलमान पसंद नहीं आया कैंडिडेट बनाने के लिए, तो कैसे असदुद्दीन ओवैसी पसंद आएगा, कैसे इम्तियाज जलील पसंद आएगा, कैसे सैफ पठान, वारिस पठान पसंद आएगा कि उनको बाजू में बिठाया जाए? तो उसी के तर्ज पे इन्होंने पता था कि अगर इनको हमने इनवाइट करा तो इनसे बड़ा कोई हमारे पास लीडर भी नहीं है। अगर आज हमको इनवाइट किया जाता तो शायद इंडियन अलायंस के पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ा कोई लीडर भी नहीं होता। तो ये सब वजह है कि वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते। इसी का यानी मुजाहरा कर रहे वो कि एमआईएम आज उनके साथ नहीं, उन्होंने एमआईएम को अपने साथ लेना जरूरी नहीं समझा। बस उनको वोट चाहिए, लेकिन आपके बीच में से लीडर नहीं चाहिए। चलिए, जिस तरीके से शेख पठान जी ने कहा कि कहीं ना कहीं पार्टी, चाहे बीजेपी का तो पहले से नारा है कि मुस्लिम मुक्त राजनीति भारत के अंदर कर दी है, और उन्होंने कांग्रेस मुक्त का भी नारा दिया था, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियों को भी ना तो मुस्लिम पार्टियां चाहिए ना मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए। ये दर्द सबको है, लेकिन फिर भी आज देश की जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की, देश को बचाने की है, और उसी के नाम पर 2024 का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी भले से इंडिया अलायंस के हिस्सेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे भारत के अंदर जो है 3 से 4 ही कैंडिडेट्स अपने उतारे, और उन्होंने अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है ऐसे उम्मीदवार को जो है एमआईएम सपोर्ट करेगी। और वो किस तरह से सपोर्ट करेगी कल्याण लोकसभा के अंदर, उस पर भी आने वाले दिनों में हम चर्चा करते रहेंगे और बताते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उस पर भी आप देखते रहिए वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। शेख पठान जी, आपने आज के 2024 के इलेक्शन को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।